आज का मैं जो टॉपिक चुना है ये है बेसिकली ये गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट का टॉपिक है। ये सुपर स्पेशलिटी लेवल का टॉपिक है। मगर एक चीज़ मैं बताऊंगा कि ये टॉपिक है बाउल हैबिट्स के बारे में, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल पासेज कितना होता है, ये उसके बारे में है। लेकिन मैं समझूंगा ये हर शख्स को कहीं ना कहीं हमें इस टॉपिक के साथ इसके साथ कंसर्न हो सकता है। कभी ना कभी हर शख्स को ये कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है। आज का जो टॉपिक है द बाउल हैबिट्स। अब देखिए, जब नवजायद बच्चा पैदा होता है, न्यूनेट उसको हम बताते हैं, न्यूनेट की एज होती है बर्थ टू 28 डेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड न्यूनेट। तो न्यूनेट में क्या होता है कि आप देखिए, जो ही वो दूध पीता है तो उसको उसके बाद स्टूल पास कर लेता है। और एज़ कम्पेयर टू फार्मूला फीड, मदर्स मिल्क अगर बच्चा दूध पीता है, अगर माँ का दूध बच्चा पीता है तो उससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। और अगर फार्मूला फीड अगर लेता है तो उससे कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकती है, कभी डायरिया और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। तो ये कॉन्स्टिपेशन जो है ये सिंस चाइल्डहुड से किसी को ना किसी को ये लग सकती है, ये कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो पहले जब फीडिंग किया तो उसी टाइम स्टूल पास करता है। 2 से 3 साल के उम्र के जो बच्चे होते हैं दिन में 3-4 दफ़ा स्टूल पास करते हैं। और 4 साल की बाद की उम्र के बच्चे तकरीबन दिन में एक ही दफ़ा स्टूल पास करते हैं। और आइडियली ये एक स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, हैबिट हमारे जो हैं उनके मुताबिक स्टूल पासेज का सिस्टम होता है। 4 साल की उम्र के बाद अडल्ट की तरह आदमी स्टूल पास करता है और डेली एक दफ़ा स्टूल मॉर्निंग पे पास करना ठीक रहता है। अब मैं थोड़ा सा डेफिनेशन आपको बताऊंगा। कॉन्स्टिपेशन होती क्या है, कब्जियत जो वो हो, कब्जियत किसको बोलते हैं। कब्जियत अगर एक हफ्ते में 3 दफ़ा से कम स्टूल पास किया और हार्ड अगर फीकल मैटर हो गया, सख्त पाखाना हुआ, बड़ा पेशाब सख्त हुआ, तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। और अगर इसका बरक्स अगर दिन में 3 दफ़ा से ज़्यादा स्टूल पास किया है उसको हम डायरिया बोलते हैं। वो उसकी डेफिनेशन होती है। सेमी सॉलिड स्टूल्स पास करना वो अलग बात है। दोबारा मैं बताऊंगा, ये जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये सुपर स्पेशलिटी रैंक का टॉपिक है। ये गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट का टॉपिक है जो करते हैं अपर जीआई एंडोस्कोपी, लोअर जीआई एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, प्रोक्टोस्कोपी, सेगमोइडोस्कोपी, पर रेक्टल एग्जामिनेशन, लोकल एग्जामिनेशन। कभी देखते हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, हाँ इसको लोकल इन्फ्लेमेशन है, वहाँ पे पेशाब की जगह पे एक्सटर्नल स्फिंक्टर की जगह जख्म लगी हुई है, फिशर्स हैं, किसी को पायल्स होते हैं, किसी को प्रोलैप्स होता है, वहाँ की ब्लीडिंग हो रही होती है। इतनी ब्लीडिंग होते होते हमने कई दफ़ा ऐसा देखा फीकल इम्पैक्शन हो जाता है बड़े पेशाब की आंतड़ियों में, लार्ज इंटेस्टाइन में, लोअर एंड पे तकरीबन फीकल इम्पैक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से एनकेफलोपैथी में जा सकते हैं। ख़ासकर ये कॉन्स्टिपेशन जो रिलेटेड चीज़ें ओल्ड एज में ज़्यादा होती हैं। इसका रीजंस मल्टीपल रीजंस हैं। जैसे मैं आपको बोल दूँगा, पार्किंसनिज्म में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, हाइपोथायराइडिज्म में उसका न्यूरोजेनिक कोई काजेज होती है। सिमिलरली आपका डायबिटीज़ का रिलेटेड है। कुछ लोग ड्रग्स रिलेटेड है, एम्लोडिपिन टैबलेट खाते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लेते हैं। कोई लोग जैसे हमारा ये एंटासिड्स लिक्विड ले लेते हैं, उनसे भी कॉन्स्टिपेशन होती है। तो ड्रग रिलेटेड से लेकर कोडीन वगैरह या उस टाइप की नार्कोजिन फोर्ट, समटाइम्स इस टाइप की मॉर्फिन टाइप कुछ टैबलेट्स होती हैं। एवं आयरन टैबलेट खाने से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। दैट्स वाई अब वो आयरन चुनना पड़ता है जिसमें मतलब कॉन्स्टिपेशन ना हो, साइड इफेक्ट कम हो। सो क्या वजह है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होगी। कॉन्स्टिपेशन असली में बीमारी नहीं है, ये एक निशानी है। ये कॉन्स्टिपेशन एक बीमारी नहीं है, कॉन्स्टिपेशन एक निशानी है कि अंडरलाइन कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसका न्यूरोजेनिक कंट्रोल है, ब्रेन के साथ कनेक्शन का सिस्टम होता है। अगेन ये मैं बताऊंगा, ये टॉपिक जो है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट का टॉपिक है। ये हमारा टॉपिक बीइंग एमडी इन मेडिसिन, हैविंग ए वास्ट नॉलेज रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट, अपना फ़र्ज समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो मेरे फ्रेंड्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको ये कोलीग्स हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, उनको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज सभी लोग इस प्रोफेशन में नहीं होते हैं। आप जितना भी बेहतर होगा अपने लोगों को कंट्रीब्यूट करके अवेयरनेस देने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, कभी कभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर हम कुछ फूड ऐसे खाते हैं जिसमें बिल्कुल मीट खाया, ओके चिकन भी खा लिया,
ऐसे चीज़ें खाने से कॉन्स्टिपेशन होगी। अगर उनमें क्या है, उनमें बॉडी में पानी की रिक्वायरमेंट ज़रूरत होती है। अगर हाइड्रेशन नहीं होगा, पानी कम पिया और रस सूप वगैरह इस्तेमाल नहीं किया तो कॉन्स्टिपेशन होगी। तो मैंने बता न्यूरोलॉजिकल इसका कनेक्शन है, ब्रेन के साथ कनेक्शन है। डिप्रेशन में कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, एंटी डिप्रेशन ड्रग खाने से कॉन्स्टिपेशन होती है। ये है, ऐसा मैं स्टडी कर रहा था कि देख रहा था कि 20% लोगों में कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। खासकर हमारा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ जो कंसर्न होता है, उनको क्या है कि लाइफस्टाइल में कुछ चेंज आ जाती है। उनका जो ग्रेविड यूट्रस होती है वो प्रेस करता है इंटेस्टाइन्स के ऊपर, प्रेशर करने के बाद वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और वो डाइट हैबिट्स जो हैं, लाइफस्टाइल जो चेंज हो जाते हैं, वो उस तरीके से डिलीवरी के बाद भी या सर्जरी के बाद भी हाइड्रेशन नहीं लेते हैं, फ्लूइड कम लेते हैं। एंड कई दफ़ा मैंने नोट किया, अगर हम किसी को बताएंगे भी डिलीवरी के बाद आपको उसको पोस्टमार्टम पीरियड बोलते हैं, उस पीरियड में आपको एडिक्वेट फ्लूइड्स लेना चाहिए, तो बोलते हैं नहीं फ्लूइड्स, पानी वाली चीज़ क्यों पिएंगे, लस्सी नहीं पी सकते हैं। वो डरा देते हैं हमें, तो डॉक्टरों को डरा देते हैं, नहीं ये वो अपने अपने नोशन बताते हैं, लस्सी नहीं पी सकते हैं, फ्रूट नहीं खा सकते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, हम कभी फ्रूट नहीं खा सकते हैं डिलीवरी के बाद। एब्सोल्युटली रॉन्ग चीज़ें चल रही है। दैट्स वाई मैं चाहता हूँ हमें ये चाहिए कि ये चीज़ें अवेयरनेस करना, डिस्कस करना कि हाँ वाकई डिलीवरी के बाद भी आपका बिल्कुल फ्रूट्स उसी दिन से आपका फ्रूट्स स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने एक अपना वीडियो पहले बनाया था, 7 कलर के फ्रूट्स खाने चाहिए, उनको चुन के खाना है। हाँ, किस तरीके से, फॉर एग्जांपल, हाँ फ्रूट को थोड़ा बॉयल वाटर में डाल दिया, उसके बाद निकाल दिया, अगर आपके पास फैसिलिटीज़ अल्लाह ताला ने दी है तो उस तरीके से इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करना चाहिए। एक कॉन्स्टिपेशन होती है, उसको मैलिग्नेंट कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, यानी कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन कहीं आ जाएगा, खासकर बड़े अंतड़ियों में, असेंडिंग कॉलिंग, डिसेंडिंग कॉलिंग, ट्रांसवर्स कॉलिंग, खासकर डिसेंडिंग कॉलिंग या रेक्टल एरिया में कुछ सिस्ट्स होती हैं, ट्यूमर हो जाते हैं, उनके लिए वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, रुकावट आ सकती है। दैट्स वाई वो बैक प्रेशर करेगा, समटाइम्स आपका ब्लोटिंग वगैरह होगा, तो उस टाइम आप अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास, या ऑल दो मेडिसिन इज़ द मदर ऑफ ऑल ब्रांचेस, आप किसी भी अपने डॉक्टर साहब के पास अपना कंप्लेंट उनको बताएंगे कि इस तरीके से इस टाइप की कॉन्स्टिपेशन होती है, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है, ब्लोटिंग होती है, नॉशिया, वोमिटिंग कुछ हो रही है, किस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। क्या मैलिग्नेंट कॉन्स्टिपेशन का मतलब प्रोलॉन्ग टाइम से कॉन्स्टिपेशन होती है। ऐसा तो भी देखा गया, ईयर्स टुगेदर लोगों को सालों के साल कब्ज़ रहती है, लेकिन उनको समझ नहीं आती है हम डॉक्टर को कैसे बोलें। कुछ ऐसी वजूहत होती हैं, दे पीपल डोंट एक्सप्लेन टू देयर डॉक्टर्स कि क्या प्रॉब्लम थी, कॉन्स्टिपेशन है वो। दे लैंड विद सीवियर एनीमिया, जब वहाँ खून बिल्कुल कम हुआ होता है तो बोलते हैं हाँ मुझे खून आ रहा था, मैं तो बोल नहीं सकता था, मैंने बोला नहीं। हाँ इम्पॉर्टेंट है, जब बिल्कुल कब्ज़ है तो स्टूल्स पास नहीं हो रहे हैं, 3 दिन से ज़्यादा के बाद स्टूल पास हो रहा है, हार्ड फीकल मैटर है या सॉफ्ट भी है, या एवं लिक्विड टाइप की अगर स्टूल है, वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उस सूरत में भी डॉक्टर साहब को बताना है कि हाँ, उस सूरत में भी आपने डॉक्टर को बताना है कि हाँ इस टाइप की मुझे प्रॉब्लम है। उस टाइम या तो वो ऐसे डॉक्टर्स हैं और रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, सेगमोइडोस्कोपी करते हैं, उसके बाद कोलोनोस्कोपी करते हैं, वो देखते हैं कहाँ पे लीजन है, कितना फॉल्ट है, किस जगह पे है, क्या उससे बायोप्सी लेना पड़ता है। जब बायोप्सी लेते हैं तो उसके पैथोलॉजिस्ट उसकी रिपोर्ट देते हैं, उसको पैथोलॉजिस्ट एनालिसिस करके देते हैं। ये चीज़ें मैं अवेयरनेस के लिए कर रहा हूँ ताकि हमें नॉलेज रहे कि वी हैव टू, इसका गाइडलाइंस होती हैं किस तरीके से स्टेप वाइज आगे जाना है। बायोप्सी के बाद में भी कभी ट्यूमर होता है, कभी मैलिग्नेंसी, कैंसर वाला रिलेटेड भी होता है। फार्मूला है अर्लियर डायग्नोसिस एंड अर्लियर ट्रीटमेंट। इससे पहले कि मेटास्टेसिस हो जाए, फैल जाए ट्यूमर, किसी लीवर में चला जाए, इसका ज़्यादा कनेक्शन ज़्यादा लीवर के साथ है ट्यूमर का, ये फैल जाता है जब जल्द, तो उस सूरत में जल्दी हर्ट करना है, रुकावट उसको देखना है, ये रेडियो सेंसिटिव है, कीमो सेंसिटिव है, क्या ड्रग से ठीक होगा, क्या इसको कम्बिनेशन थेरेपी देना पड़ेगा, इसका प्रोटोकॉल क्या है, कितने टाइम के लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो गॉड फॉरबिड अगर ये चीज़ें हैं तो उस तरीके से कंबाइंड अप्रोच लेनी पड़ती है, सर्जन की भी, ऑन्कोलॉजिस्ट की, रेडियोथेरेपिस्ट की। ये एक आदमी का काम नहीं है, इसमें मल्टीपल डॉक्टर्स के रोल है, डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है।
इसके बाद मैं और बताऊंगा, दो चीज़ें होती हैं। IBS, ऐसे नाम सुना है IBS, एक उसमें दो टाइप को, एक दो चीज़ें होती हैं। इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम, इन्फ्लामेटरी, वहाँ इन्फ्लेमेशन होती है, जख्म हो जाती है। दूसरा होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जो इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है, फॉर एग्जांपल उसमें हम कुछ क्रॉन्स डिजीज़, रीजनल एलियाइट्स, अल्सरेटिव कोलाइट्स, ऐसी कुछ चीज़ें बोलते हैं। उनमें से एक रीजनल एलियाइट्स है, उसमें ट्यूबरकुलोसिस बन सकती है, इंटेस्टाइन में ट्यूबरकुलोसिस, उसमें कॉन्स्टिपेशन होगी, कभी डायरिया भी हो सकता है, कभी ब्लीडिंग हो सकती है। सो अगेन मैंने पहले बोला, ये हमने हाई टेंशन तार को टच किया हुआ है। बेसिकली ये स्पेशलिटी जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की है। वी सलूट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब्स, वंडरफुल वर्क। कभी किसी का एंडोस्कोपी करते हैं, अभी किसी को सिस्ट निकलती है, कभी ट्यूमर निकलता है, कभी अपर जीआई एंडोस्कोपी जब करते हैं कहीं पे अल्सर हो निकलता है, कभी वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी टेस्ट पॉजिटिव आता है, और लोअर एंडोस्कोपी में कुछ ऐसे इश्यूज निकलते हैं, कोलोनोस्कोपी में ये निकलता है। एवन कैप्सूल एंडोस्कोपी, जब कॉज ऑफ ब्लीडिंग उनको एसेस नहीं होती, कैप्सूल एंडोस्कोपी भी करनी पड़ सकती है। तो नेक्स्ट मैं बोल रहा था इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेशन समझो, उसमें इन्फ्लेमेशन अलग है, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम अलग है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में ये भी दो टाइप के होते हैं, कॉन्स्टिपेटिंग टाइप और डायरिया टाइप। कॉन्स्टिपेशन टाइप वही है, अगर हफ्ते में अगर 3 दफ़ा से कम स्टूल पास किया तो दैट्स कॉन्स्टिपेटिंग टाइप। अगर दिन में 3 दफ़ा से ज़्यादा स्टूल पास किया तो वो डायरियल टाइप है। सो इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, लोकल लीजन्स, लोकल प्रॉब्लम्स, एनल फिशर्स, ये चीज़ें मैंने जो आपको डिस्कस की, ये जस्ट अवेयरनेस के लिए है, सो दैट हम अपडेट रहें इन चीज़ों से। कौन सा डॉक्टर इसका ट्रीट करने वाला है, हाँ, आपका अगर प्राइमरी फिजिशियन अगर आपको रेफ़र करता है वो सबसे बेटर है, बिकॉज ही नोज मोर अबाउट यू। अगर डायरेक्टली आप सुपर स्पेशलिटी में चले जाते हैं, डॉक्टर डीएम वाला डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं, उसमें क्या होता है कि आपके कई चीज़ें मिस हो जाती हैं। सो बेसिक लाइन जब रेफ़र करेगा डॉक्टर, वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। एवन मैं समझता हूँ, मैं सबसे जो कम MBBS डॉक्टर रैंक का जो होता है वो इतना बेटर होता है, बिकॉज ही गोज इनटू द डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम। He or she writes the history, they analyze the things properly. Then if they refer to MD specialist or DM level, preferably, then the things can be done in the benefit, in the interest of patient safety. Again, I will tell you, some lifestyle changes are there, which people say English commode is good, some say Indian commode is good, but preferably in a picture you can see ideally angle, anorectal angle, and this should be in the straight line, so that constipation नहीं उसका लोकल काज नहीं हो जाएगी। आप देख सकते हैं एक फ़ोटो में इस तरीके से कॉन्स्टिपेशन का ये है। और आप आगे देखेंगे इंग्लिश कमोड से बेहतर है इंडियन कमोड, जो जिसमें स्टूल पास करना है। बोलते हैं बैठ के खाना खाना चाहिए, जब और टेबलों पे या बैठ के, प्रेफरेबली यू कैन अपनी अपनी चॉइस है किस तरीके से करना है। एंड इस तरीके से जो स्टूल्स पास करने का जो तरीका है और लेटरिन करने का वो तरीका है, वो अब कई दफ़ा लोग क्या करते हैं, कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, वो लेटरिन में अपना मोबाइल ले जाते हैं, उससे अटेंशन डाइवर्ट होती है। लेटरिन में अगर आप पास स्टूल कर दिया तो ठीक है, नहीं पास कर सकते हो आप वापस निकल जाओ, आप आके देख लो क्या कितना क्या वजह है, क्या करना है, नेक्स्ट टाइम जाओ। कई दफ़ा IBS और जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में क्या होता है, कभी उनको एक तो फ्रिक्वेंसी ऑफ स्टूल्स कहीं कम हो जाती है, या वहाँ पे स्मॉल स्टूल्स पास हो जाते हैं, इनकम्प्लीट एवैक्यूएशन होती है, और वो अटेंशन डाइवर्ट करने का इधर का उधर लग जाते हैं। सो अपना जो लाइफस्टाइल में जो चीज़ें हैं उनको सही अडॉप्ट करने से, अगेन हाइड्रेशन वेल, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर इनटेक अगर नहीं होगा, फाइबर इनटेक आइडियली 25 ग्राम से 35 ग्राम तक फाइबर लेना चाहिए। फाइबर का मतलब है ये सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कोई भी वेजिटेबल्स, उनमें फाइबर का जो कंटेंट होता है अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट मैं फाइबर्स के ऊपर बताऊंगा, एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, और मैं प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक के बारे में भी अवेयरनेस देने की कोशिश करूँगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मुझे थोड़ा उर्दू लैंग्वेज में बोलना पड़ता है, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो उर्दू लैंग्वेज के साथ उनका मनसलिक हैं,
तो इसलिए मैं समझता हूँ ये चीज़ें अगर मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँगा, बहुत सारे फ्रेंड्स को मेरी बातें समझ से बाहर चले जाएंगी, अंडरस्टैंड नहीं होंगी, इसलिए मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। हाँ, कभी मैं उर्दू में या पंजाबी में कोई बात निकलेगी तो निकल सकती है, और थोड़ा इंग्लिश को मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। जो कॉन्स्टिपेशन है खासकर बच्चों में नोट करना है किस तरीके से प्रेजेंटेशन होती है, क्योंकि चिल्ड्रन का गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अवेलेबल होना थोड़ा सा हर जगह पे अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। तो चिल्ड्रन में कॉन्स्टिपेशन अगर है तो उसमें सिंपल चीज़ें कोई देख लेनी चाहिए। रीज़न क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं, क्या ब्लोटिंग है, क्या एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, क्या वर्म की वजह से तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रही है, वर्म की वजह से। कई दफ़ा क्या लोग बोलते हैं हाँ डॉक्टर इसको कॉन्स्टिपेशन है, इसको हम आम दवाई नहीं देंगे। हम समझते हैं बिल्कुल एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन में आम दवाई नहीं देना। अगर ऐसे प्रेफरेबली वर्म्स आर मोर डेंजरस देन कॉन्स्टिपेशन। तो डीवर्म एवरी 3 मंथली वो अलग टॉपिक है, वो मैं बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक में प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक ऐसी चीज़ें बताऊंगा, फाइबर्स किस में ज़्यादा होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। आखिर पे मैं ये बताना चाहूँगा, हाइड्रेट वेल, फ्लूइड ज़्यादा लेना है, मौसम के हिसाब से लेना है। अगर ज़्यादा आपको गर्मियों का मौसम है तो ज़्यादा फ्लूइड, डबल फ्लूइड लेना है। आप आजमा लो, अगर किसी को भी ये कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, फाइबर फूड्स ज़्यादा लेने की कोशिश करना है, और वो फ्रूट्स ज़्यादा लेने की कोशिश करना है। मान लीजिए सेब खाते हैं, सेब को छिलके के समेत खाना है, वॉश करके छिलके के समेत खाना है, उसमें फाइबर होता है। ये मेरा क्रक्स ऑफ द स्टोरी आज की है कि क्या खाना चाहिए, किस तरीके से कॉन्स्टिपेशन से हम बचे रहेंगे, किस डॉक्टर के पास जाना होता है। मैं यकीन करता हूँ आपको मेरी इन चीज़ों से कुछ बेनिफिट मिलता रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।